हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। जैसे कि आपको पता ही है, हमने इस चैनल पे आप सभी के लिए एसएससी, सीजीएल और सीएचएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रात में 8 बजे एक वीडियो सीरीज चलाई है जो कि 1000 क्वेश्चन सीरीज है, जो कि आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो उसी कड़ी में आज आपके सामने लेके आए हूँ पॉलिटी के क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं पहले पूछे गए हैं और इनके आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो ये जो वीडियोज हमारे जो सीरीज चल रही है कि आपकी पढ़ाई के लिए वैसे नहीं है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो आपको ये चीज जरूर देखनी चाहिए। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं सीधे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। इसमें क्वेश्चंस हैं और आपको मन में आंसर करने हैं, वरना आंसर तो मैं यहाँ पे बता ही दूंगा। एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे आप लोग इस चीज को लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? पहला ऑप्शन है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। दूसरा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, नीति आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन। अगर आप इसमें यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है? ये हमारे संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 315 में दिया गया है, तो ये एक संवैधानिक बॉडी हो जाएगी। फाइनेंस कमीशन हमारा 280 आर्टिकल नंबर 280 में है। और इलेक्शन कमीशन कहाँ पे हमारा? आर्टिकल नंबर 324, यहाँ पे हमारा इलेक्शन कमीशन है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पे वित्त आयोग है, यहाँ पे 315 में ये है। इसका मतलब ये तीनों क्या है? आपके संवैधानिक निकाय हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक नीति आयोग ऐसा बॉडी है जो कि संविधान में इस तरीके से आर्टिकल तो नहीं है, तो ये संवैधानिक निकाय हमारा नहीं है। नीति आयोग जब पहले जो 5 ईयर प्लानिंग चलती थी, पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उसी प्लानिंग कमीशन का नेक्स्ट जो अपडेटेड वर्जन था वो क्या है? नीति आयोग है। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका फुल फॉर्म में बताएंगे, ठीक है? यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल? जो इन चारों में से कौन सा एक हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका हिस्सा नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बियरेंस, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, सोवरीन, संप्रभु या रिपब्लिक, गणतंत्र। इनमें से क्या इसका आंसर होने वाला है, ये आपको बताना है। संविधान की प्रस्तावना में कुछ वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, जैसे सोशलिस्ट, सोवरीन, आप उसका सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और आपका इंटीग्रिटी। ये जो कुछ वर्ड्स हैं आपको ध्यान में रखने चाहिए। जो मैंने आपको बोले मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, अभी आपको दिखाई देंगे। लेकिन इन सभी में आपको एक वर्ड ध्यान में सुनाई नहीं दिया होगा, वो वर्ड कौन सा था? बियरेंस। तो ये वर्ड इस संविधान के प्रस्तावना के एडजेक्टिव में नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं? सारे के सारे नीचे लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अखंडता, घोषित करते। इतने वर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। पूरी प्रस्तावना आप नहीं पढ़ सकते, इन वर्ड्स को जरूर याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट कर लेते हैं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए ऑनलाइन कोर्स हमारी वेबसाइट पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी www.iexam.com, यहाँ पे जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। और वहां पे जाने के बाद आपको एक्चुअल प्राइस पे नहीं करना है, आप एक कोड यूज करो NTPC50, जिसका वहाँ पे आपको फ्लैट 50% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो नॉमिनल से प्राइसेस में आप लोगों को ये कोर्स देखने को मिल जाता है। एक बहुत बेहतरीन और डेडिकेटेड कोर्स है, ठीक है? आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां मतलब रेसिडुअल पावर्स की बात ही कर रहे हैं। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका। इनमें से किस संविधान से हमारे संविधान में रेसिडुअल पावर्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है? आयरलैंड से क्या लिया गया है? सबको पता होगा डीपीएसपी ली गई है, तो यहाँ से नहीं लिया गया है। और अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स वगैरह लिए गए हैं। और रेसिडुअल पावर्स का अगर देखें तो ये हमारा कहाँ से लिया गया? कनाडा। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के ऊपर की जो कंट्री वो है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया? रेसिडुअल पावर्स का कॉन्सेप्ट लिया गया हमारे संविधान में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को, फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस हमारे भारत में कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं? ये हमें बताना है। आयरिश का ने बता दिया आपको, अमेरिका तो पता ही है आपको, फंडामेंटल राइट्स। साउथ अफ्रीका से नहीं है। कहाँ से लिए गए हैं? जर्मन के जो संविधान है, जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कौन सा? फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन, ठीक है? आगे बढ़ते। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, वो कहाँ से लिया गया, वही चीज यहाँ पे दिया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम, लिबर्टी का जो प्रिंसिपल, स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया? ये तो बहुत ईजी है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्रांस के संविधान से लिया गया लिबर्टी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, ठीक है? स्वतंत्रता का सिद्धांत ये था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following features of Indian Constitution was taken from Soviet Socialist Republic, यानी कि यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, जो कि अब रशियन फेडरेशन है, पहले यूएसएसआर हुआ करता था। इनमें से कौन सा ऐसा
कॉन्सेप्ट है जो कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। कौन सा? डीपीएसपी पता है आपको कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। ये नहीं है फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया। आपको बताना है पार्लियामेंट्री सिस्टम ने कहाँ से लिया। लेकिन 5 ईयर प्लान्स वो ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने यूएसएसआर से लिया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 5 ईयर प्लान्स, जो कि अब क्या बदल चुका है? नीति बन चुका है, यानी कि नीति आयोग, जो कि हमने पहला क्वेश्चन करा था, नीति आयोग बन चुका है आपका 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में यहाँ पे लिया गया 2015 में इसको नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टॉक्ड अबाउट इन? इनमें से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है? ये आपको बताना है। आर्टिकल 67, 61, 52 या 58? सबसे कम आर्टिकल, पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? 52 आएगा। इस 52 में क्या बताया गया है? प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बताया गया। कहाँ पे कि भारत में प्रेसिडेंट होगा, कहाँ बताया गया? आर्टिकल 52 या 52 में बताया गया, अनुच्छेद 52। उसके बाद आर्टिकल 58 आता है। 58 में क्या बताया गया है? इस राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी? तो योग्यताएं यहाँ पे आपकी आर्टिकल 58 में बताई गई हैं योग्यताएं। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में बताया गया है कि इसको हटाया कैसे जाएगा, महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति ही एक ऐसा ऑफिसर हमारे देश में आप बोल सकते हैं जिसपे क्या है? महाभियोग लग सकता है, अन्य किसी भी महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 61 में इसके इम्पीचमेंट को लेकर के बात की गई है। आर्टिकल 67 में क्या बात की गई है? गवर्नर को हटाना है, अगर रिमूवल ऑफ गवर्नर राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा उसके बारे में आर्टिकल 67 बी में बात की गई है किसकी? रिमूवल ऑफ गवर्नर की। इस आर्टिकल में ये पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है? तो 67 बी में आर्टिकल ऐसा है जहां पे राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है लोकसभा से। आगे बढ़ते हैं। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? अगर आपको पता होगा तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट दी गई है जिनमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है कि किस सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा, राज्य बनाएगा या स्टेट बनाएगा, सॉरी देश, यूनियन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, या फिर दोनों मिलकर बनाएंगे। तो वो लिस्ट है 3, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे लिखे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन लिस्ट दी गई है हमारे संविधान में। ये हमारे संविधान के कौन से शेड्यूल में आती है? 7th शेड्यूल में आती है। ठीक है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है। तो इन तीनों में से खेल का जो विषय स्पोर्ट्स संबंधी चीजों पे कौन कानून बना सकता है, तो ये पूछा गया। कौन सी लिस्ट का है ये आपका स्टेट लिस्ट का। ठीक है, राज्य इस पे कानून बना सकता है। तो आपको बताना है कि आर्टिकल 249 हमारे संविधान का क्या बोलता है। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज करेंगे, आर्टिकल 249। तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है क्या? स्पोर्ट्स या खेल। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो किस आर्टिकल में बताया गया है, ये पूछा जा रहा है। 3 तरीके की इमरजेंसी है हमारे संविधान में। आर्टिकल 352 में बताई गई एक इमरजेंसी, और एक है आपके आर्टिकल 356 में, और एक है आर्टिकल 360 में। इसमें आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है। अगर 352 की बात करें तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा और कैसे लगेगा। 360 में बताया गया है किसके बारे में? आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। जब भी कभी ऐसा लगता है कि हमारे देश में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो रही है, ठीक है, या फिर ऐसा क्रेडिट की समस्या हो रही है, तो वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जो कि अभी तक हमारे देश में नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? अभी थोड़े पहले क्वेश्चन आपको बताया था, देख लेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? 2, 3, 4 और 5। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि नए स्टेट के गठन से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो हमारा जो देश इंडिया है वो भारत, इंडिया जो कि हमारा देश भारत है वो की क्या है? हमारे राज्यों का एक संघ है, ऐसी बात करता है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 क्या बात करता है? नए स्टेट्स का हमारे यूनियन में एडमिशन कैसे होगा, क्या उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 2 में ये सब कुछ है कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन यूनियन। आर्टिकल नंबर 3 में बात की गई है कि कोई स्टेट कैसे फॉर्म किया जाएगा, किसी की बाउंड्री। स्टेट को फॉर्म करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे, जैसे कि क्या किया जा सकता है कि एक स्टेट को तोड़ के दूसरा स्टेट बनाया जा सकता है, या फिर 2 अलग अलग स्टेट को जोड़ करके एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, या फिर एक ही स्टेट के कुछ इलाकों को तोड़ करके एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से 3-4 तरीके हैं जिस हिसाब से हमारे देश में नए स्टेट का गठन किया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 3 में उसकी बात की गई। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3 में जो बातें की गई हैं उनको करने के लिए किसी भी संवैधानिक अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी बात की गई है। किसमें? आर्टिकल नंबर 4 में। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? आपके नागरिकता की परिभाषा दी गई है आर्टिकल नंबर 5 में। आगे बढ़ते हैं। Which amendment eliminated the right to acquire, hold and
डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। आपको पता होना चाहिए पहले फंडामेंटल राइट था हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन बाद में इसको जो फंडामेंटल राइट है इसको हटा दिया गया। तो किस अमेंडमेंट ने एलिमिनेट किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 45, सेकंड, 41 या 44? तो सीधा सा आंसर है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और 44th अमेंडमेंट था हमारा 1978, उसके द्वारा कर दिया गया इसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया। किसको? राइट टू प्रॉपर्टी, या जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको। भारत में संघ बनाना एक कैसा अधिकार है, ये आपसे पूछा गया। भारत में संघ बनाना कैसा अधिकार है? देखिए आर्टिकल नंबर 19 में जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको बताया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बारे में बात की गई है। तो उसी आर्टिकल नंबर 19(1) में अगर आप जाते हैं, आर्टिकल 19(1) और उसके भी सी पार्ट में जाते हैं, तो वहां पे आपको बताया गया है क्या? भारत में संघ बनाना, कि आप लोग यूनियन फॉर्म कर सकते हो अपनी। अब देखो ना, ट्रेड यूनियंस होती हैं और अलग अलग यूनियंस होती है, तो वो लोग इसी के सहारे क्या कर सकते हैं? अपना संघ बना सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 19 में है, तो यहाँ पे क्या बताया गया आपके 14 से 35 तक के आपके फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार है। तो कैसा राइट हो जाएगा ये आपका? मूल अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फंडामेंटल राइट हो जाएगा क्या? संघ बनाना। अगर आप चाहते हैं, आपका ट्रेड यूनियन होती है, आपको पता ही है, ठीक है, कंपनी से ग्रुप्स होते हैं, तो वो सब किसके आधार पर बनते हैं? आर्टिकल नंबर 1(c) के आधार पर बनते हैं, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? जब भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 52, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट कुछ टाइम के लिए काम कर सकते हैं, या फिर वो बीमार होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट वहां पे काम करने के लिए आ जाते हैं। अगर दोनों की ही मृत्यु हो जाए तो फिर कौन आएगा? तो फिर आते हैं कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पोस्ट है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आर्टिकल नंबर 74 में इसके बारे में बात की, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है, वहां पे ये बोला गया, आर्टिकल 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें बोला गया कि इन सब का एक हेड होगा जिसको हम लोग प्रधानमंत्री बोलेंगे। ठीक है, और डायरेक्टली इसके बारे में बात नहीं की गई है। फिर उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री हमेशा क्या होता है? अपॉइंट होता है, ना कि इलेक्ट होता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी अगेन एक ऐसा कोई पोस्ट नहीं है। तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या किया जाता है? हमेशा अगर इन दोनों की डेथ हो जाए तो सीजेआई को वहां पे नेक्स्ट वो बनाया जा सकता है। अगर इसकी भी डेथ हो जाए बाई चांस, तो किसको बनाया जाएगा? तो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको बनाया जाएगा सब। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को नहीं बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति, ठीक है, बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा टाइम लगेगा आपको। राष्ट्रपति, ठीक है, दोनों सदन को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत ये है। देखते हैं किस किसने पढ़े हैं आज तक। अंडर आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट द सिटिंग ऑफ द लोकसभा? अगर आपको लोकसभा की सिटिंग करनी है, लोकसभा चलाना है, तो उसके लिए कोरम क्या होना चाहिए? कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सेशन या बैठक, जो भी कुछ है। कितने चाहिए होंगे आप? कम से कम मेंबर्स 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। इस नंबर को ध्यान रखना, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा, 1/10 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, या 1/3 ऑफ द पार्लियामेंट, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको लोकसभा की बात, किसकी बात की गई है? लोकसभा की। लोकसभा का अगर आपको चलाना है बैठक, तो उसमें आपको लोकसभा के 1/10 मेंबर की आवश्यकता होगी। लेकिन किस वाले लोकसभा के? कौन से 1/10? पूरे हाउस के, या फिर केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स? क्योंकि इसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। तो आपको चाहिए होते हैं कौन? जो लोकसभा है, लोकसभा के 1/10 मेंबर चाहिए होते हैं, तो यानी कि उस हाउस के 1/10 मेंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्टेड की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या? अध्यादेश को लागू करने की शक्ति किसके पास है? अध्यादेश देश में लाना है तो राष्ट्रपति, अगर राज्य की बात करेंगे तो गवर्नर। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 123 बात करता है कि अगर देश में अध्यादेश या ऑर्डिनेंस लाना है तो कौन लाएगा? राष्ट्रपति लाएगा। अगर गवर्नर की बात करते हैं राज्य में, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? 213 आर्टिकल में आता है। अध्यादेश से कब लाते हैं? जब दोनों ही सेशन नहीं चल रहे होते हैं, उस टाइम पे अध्यादेश लाया जा सकता है, अगर किसी कानून की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है तो, क्योंकि सेशन उस समय पे नहीं चल रहे होते हैं इसीलिए। और उस सेशन, उस कानून की, वो ऑर्डिनेंस की पावर वही रहेगी तो नॉर्मल टाइम पे जो बाकी सदन लेके आते हैं उस वाले कानून के बराबर उसकी पावर रहेगी, सब वैसे ही काम करता रहेगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी क्या हो सकती है? जो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी क्या हो सकती है? आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी दो बैठक कराने, दो सेशन चलते हैं, उनके बीच में 6 महीने ज्यादा गैप नहीं हो सकता है। मान लो अभी अगर सदन में कोई कार्रवाई नहीं चल रही है तो अगली कार्रवाई 6 महीने के अंदर अंदर चलानी पड़ेगी, यानी कि तो 20 का टाइम है, कितना हो गया? 6 महीने का हो गया। अभी अध्यादेश अगर लाए हैं
तो 6 महीने के अंदर तो मीटिंग हो ही जाएगी ऑब्वियसली। 6 महीने तो ये हो गए। उसके बाद जब उनकी मीटिंग होगी तो उसके 6 हफ्ते तक उसको और खींचा जा सकता है, यानी कि उसके बाद 6 हफ्ते का टाइम और दिया जा सकता है। तो इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी क्या होगी, 6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है, 6 मंथ 6 हफ्ते। ये जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है किसकी होती है, एक अध्यादेश की होती है। मैक्सिमम ये हो सकती है, इससे कम तो होगी ऑब्वियसली, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्यों में नहीं किया जा सकता है जहां पे जनसंख्या कितने से अधिक है। बहुत इजी क्वेश्चन और कई बार आपसे पूछा गया है। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में देंगे और आपको ये भी बताना है कि किस अमेंडमेंट किस के बाद, मतलब कौन से अमेंडमेंट के बाद पंचायत को जोड़ा गया था और कौन से भाग में ये है, ठीक, कौन से भाग में ये है आपको ये बताना है, और कौन से आर्टिकल में पंचायत है, ये तीनों चीजें आपको बतानी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर लिखा होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो आपको बताना है कि कौन चुनाव में भाग लेता है। देखिए कौन भाग लेता है, मैं बता देता हूँ आपको सीधे, पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स, लेकिन कौन से, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स लेंगे। उसके साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी के, दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स, वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के इलेक्टेड मेंबर्स वहां के भाग लेते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कहां पे दिख रहा है, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, केवल ये नहीं लेते, ये लेते हैं, केवल ये नहीं लेते, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे इलेक्टेड की बात की गई थी, इलेक्टेड तो है लेकिन केवल पार्लियामेंट के नहीं है, ऑल मेंबर्स नहीं होते हैं कभी भी। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के, उसके साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स इसमें भाग लेते हैं। आमतौर पर लोकसभा के कितने सत्र एक वर्ष में आयोजित किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। अगेन इसका आंसर आप लोग खुद देंगे कि इसमें आमतौर पे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें लोकसभा के सत्र आयोजित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के इसमें। देखते अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की 10वीं सूची के तहत लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। 10वीं अनुसूची में बताया गया है कि इन एलिजिबिलिटीज ऑफ अ मेंबर, उसके बारे में बताया गया लोकसभा के उसमें। तो आपको ये बताना है कि अंतिम डिसीजन किसका होगा कि कोई मेंबर इन एलिजिबल है या नहीं है, अंतिम निर्णय कौन लेता है। लोकसभा की बात कर रहे हैं तो कौन करेगा, राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि उस हाउस को हेड कौन कर रहा होता है वहां पे, स्पीकर ऑफ लोकसभा उसको हेड कर रहा होता है। तो अंतिम निर्णय किसका रहेगा लोकसभा में, स्पीकर ऑफ लोकसभा का रहेगा, ठीक है। तो क्या यही पूछा गया था इसमें कि कौन अयोग्य है या नहीं, इस पर कौन निर्णय ले सकता है, तो कौन अंतिम निर्णय किसका होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल में है, 93 आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है। स्पीकर ऑफ डिप्टी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की बात 93 आर्टिकल में की गई है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यही था आज के इस वीडियो में, ठीक है। 20 क्वेश्चन थे, आई थिंक हो गए होंगे सारे के सारे, 20 क्वेश्चन थे, सारे के सारे आपके हो चुके हैं। आगे फिर आपसे मिलेंगे इसी तरीके से, आप लोग डेली शाम को मिलते रहेंगे। हम लोग डेली शाम को 8 बजे आपके जीए के लिए 1000 क्वेश्चन सीरीज में ये क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट के लेके आते रहते हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरह जुड़ते रहिएगा। और मैंने आपको जो अनाउंसमेंट करी थी आपको वो भी ध्यान में रखना है, सारी की सारी चीजें आपके बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं की जा रही है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।